नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में और तेज हुआ सियासी संग्राम, कांग्रेस अब सभी राज्यों के राजभवन का करेगी घेराव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी तकरार के बीच विधानसभा सत्र बुलाकर सदन में बहुमत साबित करने की जिद पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अड़े हुए हैं। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर हम राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन जाएंगे। यदि और भी ज्यादा आवश्यक हुआ तो हम प्रधानमंत्री निवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं अब यह सियासी संग्राम और तेज हो गया है। राजस्थान में जारी उठापटक के बीच राजभवन और कांग्रेस का टकराव बढ़ता ही जा रहा है। 27 जुलाई से कांग्रेस सभी राज्यों के राजभवनों का घेराव करने वाली है। जयपुर में एक बार फिर कांग्रेस द्वारा राजभवन का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर राजभवन के घेराव की घोषणा की है। उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ देश भर में कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन अभियान लोकतंत्र के लिए बोलो शुरू करने जा रही है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी स्कूलों में 2020-21 के सत्र के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के खौफ और लॉकडाउन में लोगों के सामने खड़े आर्थिक संकट के बीच पंजाब सरकार ने खासी राहत का ऐलान किया है। शनिवार को खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर लाइव होकर घोषणा की कि सूबे के सरकारी स्कूलों में किसी भी तरह की कोई फीस शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अभिभावकों से नहीं ली जाएगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पंजाब में राज्य की सरकार और निजी स्कूल प्रबंधकों में ठनी हुई है, क्योंकि सरकार ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया था। इसके बाद बहुत से स्कूलों की तरफ से अभिभावकों पर फीस के नाम पर दबाव बनाने की घटनाएं सामने आई है। आरोप तो यहाँ तक भी है कि ट्यूशन फीस की आड़ में कई निजी स्कूल दूसरे खर्चे भी जोड़कर कई महीने की फीस एक साथ मांग रहे हैं, और ऐसा नहीं करने पर बच्चों के नाम तक काट दिए जाने की बात भी कह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन ने की रेलवे की हालत खस्ता, पेंशन व सैलरी देने के लिए वित्त मंत्रालय से मांगी मदद। जी हां दोस्तों, इस महामारी के मद्देनजर मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन लगाने के बाद से ही इंडियन रेलवे का पहिया थमा हुआ है। हालांकि कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और मालगाड़ियां सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन अभी भी सभी ट्रेनों को नहीं शुरू किया गया है। इसी बीच अब यह खबर आ रही है कि रेलवे आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक लेटर लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने को कहा है। रेलवे के पास इतनी भी पूंजी नहीं बची है कि वो चालू वित्त वर्ष में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को पेंशन दे सके। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में रेलवे के पास करीब 13 लाख अधिकारी और कर्मचारी हैं। साथ ही रेलवे के करीब 15 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देता है। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे पूरी तरह से केंद्र सरकार की ही इकाई है, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी देने की जिम्मेदारी रेल मंत्रालय की ही होती है। मंत्रालय ही अपने फंड से इन पर खर्चा करता है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार में नहीं है सब कुछ ठीक, उद्धव ठाकरे से मिले अशोक चव्हाण। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महाविकास अघाड़ी में इन दिनों सब कुछ ठीक चलता हुआ नहीं दिख रहा है। अघाड़ी में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। दरअसल पिछले काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि सरकार में शिवसेना और एनसीपी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और कांग्रेस को महत्वपूर्ण निर्णयों से दूर रखा जा रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। मदद के लिए तरस रहा तानाशाह किम जोंग उन, भारत ने बढ़ाए हाथ। जी हां दोस्तों, यूं तो तानाशाही वाले देश के लोगों की जान पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि वहां किसी एक शख्स की सनक को पूरा करने के लिए देश भर के संसाधनों को झोंक दिया जाता है। यही वजह है कि अमेरिका को अक्सर एटमी धमकी देने
देने वाला उत्तर कोरिया अपने देश की बदहाल होती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभालने में नाकाम रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्था को वहां के लोगों को टीबी की बीमारी से बचाने के लिए भारत से मदद की अपील करनी पड़ी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद भारत सरकार मानवीय आधार पर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को $1 मिलियन अमेरिकी की मदद देगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरिया में चलाई जा रहे एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के नाम पर भारत की ओर से यह सहायता राशि दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, उत्तर कोरिया में मेडिकल उपकरणों समेत स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी जरूरतों की कमी है। इस विषय पर संवेदना जताते हुए भारत सरकार ने मानवीय आधार पर लोगों की जान बचाने के लिए आगे आई और अब इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। इस कड़ी में तपेदिक की बीमारी के उपचार और रोकथाम से संबंधित दवाओं पर फोकस करते हुए मदद पहुंचाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अफ्रीका में इस महामारी के मामले 8 लाख के पार। केन्या जैसे देशों में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। जी हां दोस्तों, अफ्रीका में इस महामारी के संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 8 लाख के पार चला गया है। अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने यह जानकारी दी है। 54 देशों वाले इस महाद्वीप में कुल संक्रमित मरीजों में आधे दक्षिण अफ्रीका में पाए गए थे, लेकिन अब यह संक्रमण केन्या जैसे देशों में फैल रहा है और यहाँ 16,000 से अधिक मामले पाए गए हैं। अफ्रीका में संक्रमण का पहला मामला 14 फरवरी को सामने आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दुनिया के अन्य स्थानों की तुलना में इस वायरस का संक्रमण अफ्रीकी महाद्वीप में काफी देरी से पहुंचा, लेकिन किसी भी अन्य क्षेत्र के मुकाबले अफ्रीका में स्वास्थ्य देखभाल संसाधन बेहद सीमित है और व्यवस्था कमजोर है, जिससे यहाँ महामारी को लेकर भय बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापितों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया शुरू। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रह रहे कश्मीरी प्रवासियों और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत की है। केंद्र शासित प्रदेश से पलायन करने वाले निवासियों को शामिल करने के लिए नए पंजीकरण को फिर से शुरू करने के 2 महीने से भी अधिक समय बाद यह कवायद की गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पंजीकरण के पहले दिन केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों के 120 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। जम्मू कश्मीर के राहत एवं पुनर्वास आयुक्त टीके भट्ट ने संवाददाताओं से कहा है कि विस्थापित लोगों और कश्मीरी प्रवासियों के पंजीकरण के लिए हमने शुक्रवार को एक ऐप की शुरुआत की है। आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन की नई चाल से टेंशन में भारत। म्यांमार में आतंकियों को सप्लाई कर रहा है हथियार। जी हां दोस्तों, भारत एक बार फिर से उत्तर पूर्व इलाकों को लेकर चिंतित हो गया है। दरअसल यूरोप के एक थिंक टैंक के अनुसार कुछ दिन पहले ही म्यांमार थाईलैंड सीमा पर स्थित मेताओ क्षेत्र में अवैध चीनी हथियारों को जब्त किया गया। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने 23 जून को इर्रावेडी में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि हथियार म्यांमार के विद्रोही समूहों के लिए ले जाए जा रहे थे, लेकिन इस घटना ने नई दिल्ली में सिक्योरिटी सर्कल में भी चिंता बढ़ा दी है। इसने उन गंभीर सवालों को फिर ताजा कर दिया है जो इस क्षेत्र में आतंकवादी समूहों के लिए चीन के समर्थन की गुंजाइश को लेकर लंबे समय से मौजूद थे। थाईलैंड स्थित संगठन ने इसे डिप्लो आतंकवाद बताया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बाढ़ से उत्तर बिहार में मचा हाहाकार। 9 लाख लोग हुए प्रभावित। ट्रेनों के बाद अब बसों का परिचालन भी हुआ बंद। जी हां दोस्तों, बिहार के 10 जिलों के 74 प्रखंडों की 529 पंचायतों में 9,60,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। वहीं अब तक 8 लोगों की बाढ़ से मौत भी हो चुकी है। मुजफ्फरपुर में गंडक पारू, साहेबगंज व सुरैया ने तांडव मचा रखा है, तो औराई, कटरा और गए घाट में बागमती ने स्थिति बदहाल कर दी है। बूढ़ी गंडक का पानी फैलने से मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों के 2 दर्जन मोहल्ले जलमग्न है। बाढ़ पीड़ित लोग नेशनल हाईवेज पर शरण ले रहे हैं। वहीं मिथिलांचल में स्थिति नहीं संभल रही है। दरभंगा जयनगर NH 527B पर शनिवार को बाढ़ का पानी चढ़ गया और लादा में जमींदार बांध टूटने से लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। दरभंगा में एयर ड्रॉपिंग से राहत अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 90 परमाणु वैज्ञानिकों ने बीच रास्ते छोड़ा, चीन का साथ दिया इस्तीफा।
जी हाँ दोस्तों, चीन में इस महामारी और बाढ़ के कारण आर्थिक मार झेल रहे चीन में एक और बड़ा संकट उभर गया है। यहाँ के एक सरकारी परमाणु संस्थान में एक साथ 90 परमाणु वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद चीन की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने मामले की जांच के आदेश दिए और इसे ब्रेन ड्रेन बताया है। जानकारी के मुताबिक चीन के सबसे अच्छे दिमाग माने जाने वाले लोगों का संवेदनशील जानकारी तक एक्सेस है और अब उनके अचानक इस्तीफा देने से चीन की सरकार साजिश की आशंका जता रही है। दरअसल जिन वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है वह सभी चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी में कार्यरत थे, जो कि चीन के पूर्वी शहर एफआई में मौजूद है। यह संस्थान चीन के सरकारी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस का एक हिस्सा है और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस चीन का सबसे शीर्ष रिसर्च निकाय है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन भागों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। वहीं पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की और एक दो इस जगहों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी, अब बढ़ेगा आम आदमी की जेब पर बोझ। जी हां दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीजल की कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिससे डीजल के दाम बढ़कर 81 रुपए 79 पैसे हो गए हैं। हालांकि तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकारी तेल कंपनियों HPCL, BPCL, IOC ने बीते 4 हफ्तों में डीजल की कीमत में कई बार इजाफा किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 80 रुपए 43 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल का भाव रिकॉर्ड 81 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर हो गया है। सरकारी तेल कंपनियां सिर्फ डीजल का दाम ही बढ़ा रही हैं। पेट्रोल की बात करें तो बीते 21 दिनों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके दाम में अंतिम बार पिछले 29 जून को बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब 24 नवंबर तक ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेगी विमान कंपनियां, सरकार ने बढ़ाई कैपिंग की डेडलाइन। जी हां दोस्तों, नागर विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि घरेलू उड़ानों के किराए पर लगी कैपिंग 24 नवंबर तक के लिए होगी। जून में ही नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घरेलू रूट्स पर विमानों के किराए पर कैपिंग का ऐलान किया था। उस दौरान यह कैपिंग 24 अगस्त तक के लिए थी, जिसे अब 3 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीओके को देश का हिस्सा नहीं दिखाने पर पाकिस्तान में 100 से अधिक किताबों पर बैन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई जाने वाले 100 से अधिक पाठ्य पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगाने की वजहों में ईशनिंदा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को देश का हिस्सा नहीं दिखाने जैसी आपत्तिजनक सामग्री शामिल है। पंजाब पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तक बोर्ड के प्रबंध निर्देशक राय मंजूर नासिर ने कहा है कि कुछ पुस्तकों में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और राष्ट्रीय कवि मोहम्मद इकबाल के जन्म की सही तारीख भी नहीं छपी थी। वहीं कुछ पुस्तकों में 2 राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ सामग्री थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। वाहनों को नष्ट करने की गाइडलाइंस में देरी पर सड़क मंत्रालय को NGT की फटकार। जी हां दोस्तों, वाहनों को नष्ट करने की गाइडलाइंस जारी करने में देरी करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को फटकार लगाई है। NGT के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने कहा है कि जीवन काल पूरा कर चुके वाहनों की बड़ी संख्या के मद्देनजर पर्यावरण मानकों के अनुरूप अधिकृत रिसाइकलिंग सेंटरों को स्थापित करने के लिए तत्काल समुचित तंत्र बनाने की जरूरत है। ट्रिब्यूनल ने इस बात पर संज्ञान लिया है कि वाहनों को नष्ट करने के केंद्र की स्थापना, उन्हें अधिकृत करने और उनके संचालन के लिए गाइडलाइंस का मसौदा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और प्राप्त सुझावों के आधार पर उसमें उचित संशोधन किए गए हैं। हालांकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत औपचारिक अधिसूचना कैबिनेट मंजूरी के बाद ही जारी की जानी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पॉकेट फ्रेंडली होगा एप्पल iPhone 11, इतने कम हो सकते हैं दाम, होगा दुगना फायदा।
जी हाँ दोस्तों, भारत में एप्पल आईफोन रखना हर किसी का सपना होता है, लेकिन एप्पल के आईफोन की कीमत ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर लोगों का सपना केवल सपना बनकर ही रह जाता है। लेकिन जल्द आईफोन पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल ने अपने आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर दी है। भारत में आईफोन निर्माण से दोहरा फायदा होगा, जहां एक तरफ स्मार्टफोन की कीमत घट जाएगी, वहीं दूसरी तरफ भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, आईफोन के भारत में निर्माण से फोन की लागत में कमी आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में चीन, अमेरिका जैसे देशों के मुकाबले लेबर कॉस्ट कम है। साथ ही कंपनी को आईफोन पर लगने वाली 22% इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आईफोन की कीमत 25 से 30% तक कम हो सकती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।